अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा द्वारा फेडरेशन के झंडा फहराने के साथ ही दूसरे दिन प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू हुआ। प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने की। स्वागत समिति के चेयरमैन गणेश शंकर सिंह ने देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेगूसराय की धरती से राज्य सरकार के कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ केंद्र सरकार की कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के लिए आंदोलन का आगाज करेगा। बिहार और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजदूरों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक आंदोलन का निर्माण करना होगा। यह आह्वान अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए CITU के महासचिव कॉमरेड तपन सेन ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आक्रामकता के साथ नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को तेजी से लागू कर रही है और कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्सों में लाखों करोड़ों की राहत दे रही है। दूसरी तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है और पेट्रोल व डीजल से टैक्स को कम करने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के कारण महंगाई व बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड्स बना दिए हैं, जिससे पूंजीपतियों को मजदूरों को बंधवा बनाने और छटनी करने का अधिकार दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज मजदूर वर्ग के सामने अपने अस्तित्व और ट्रेड यूनियन अधिकारों को बचाने का खतरा पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने संसद में बिना चर्चा किए नई एजुकेशन पॉलिसी थोप दी है, जिससे निजीकरण, गैर वैज्ञानिकीकरण और भगवाकरण को ही बढ़ावा दिया जाएगा। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने सम्मेलन में अपने संगठन की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि LIC ने 5 करोड़ से 39 करोड़ रुपए का ढांचा खड़ा किया है। LIC सरकार की संपत्ति नहीं है, पॉलिसी होल्डर का संस्थान है। सरकार इसको निजी हाथों में सौंपकर हितधारकों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि LIC को बचाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया जाएगा। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव देवाशीष बोस ने इस सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि बिना एक्सपर्ट से सलाह किए गई नोटबंदी और कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन को बट्टे खाते लगाने से बैंक बर्बाद हो रहे हैं। केंद्र सरकार बैंकों को भी निजी हाथों में सौंपने की जल्दबाजी में है। उन्होंने अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से केंद्र और राज्य सरकार के तमाम संगठनों को एकजुट कर केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन के निर्माण की पहलकदमी करने का आह्वान किया। प्रतिनिधि सत्र को पूर्व सहायक महासचिव मंजिल कुमार, पेंशनर्स एसोसिएशन बिहार के राज्य प्रधान सुरेंद्र चौधरी, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा भी मौजूद थे। महासचिव ने सांगठनिक एवं आंदोलन की रिपोर्ट पेश की। सम्मेलन के दूसरे सत्र में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय महासचिव A श्री कुमार ने विगत 4 वर्षों की सांगठनिक एवं आंदोलनात्मक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित नव उदारवादी आर्थिक नीतियों पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा प्रथा समाप्त कर सभी प्रकार के संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को पक्का करने, खाली पड़े लाखों पदों को पक्की भर्ती से भर, बेरोजगारों को रोजगार व जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों की व्यापकतम एकता के साथ आंदोलन का निर्माण करने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट पर अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधि बहस में भाग ले रहे हैं। बहस और भी जारी रहेगी। कल दोपहर तक बाज कामकाजी महिलाओं के मुद्दों को लेकर महिला सत्र का आयोजन किया जाएगा। BNP न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का जो सम्मेलन हमारा कल शुरू हुआ था, आज उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में जो हमारी फेडरेशन का फ्लैग है वो फहरा करके विधिवत रूप से जो डेलीगेट सेशन होता है महत्वपूर्ण, वो स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो हमारे CITU के जनरल सेक्रेटरी हैं कॉमरेड तपन सेन, जो बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं देवाशीष, और इंश्योरेंस के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीकांत मिश्रा जी, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। और हम जो इसमें प्रयास कर रहे हैं कि आज सारे पब्लिक सेक्टर को, यानी सारे सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र को कौड़ियों के भाव में देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। तो अगर पब्लिक सर्विसेज का निजीकरण होगा तो इसके ऊपर गरीब के ऊपर ज़्यादा मार पड़ेगी। मतलब जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सरकार का काम बिजनेस करने का नहीं है, इसका तात्पर्य क्या निकाल रहे हैं
कि ये जो मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना आई है, इसमें सभी को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम सर्विसेज तो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सरकारी क्षेत्र की हो। तो इससे हमारा ये कहना है कि इस पे रोज़गार के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। जन सुविधाएँ, जन सेवाएँ जिसको हम बोल रहे हैं, वो गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि आज बेरोज़गारी की जो दर है, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा माननीय प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने कहा था 2014 में। आज 8 साल हो गए तो 16 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 16 करोड़ नौकरी मिलने की बजाय 14 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो नौकरी का सवाल है, जब पोस्टें हमारे पास खाली पड़ी हैं और बेरोज़गारी सबसे उच्चतम स्कोर दर पर है, तो खाली पड़े पदों को भर करके नौकरी बेरोज़गारों को दे करके क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसके साथ ही जो डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर अटैक हो रहा है, कोई आंदोलन करने से रोका जा रहा है, जनवादी अधिकारों के ऊपर हमला हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तमाम क्षेत्र के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सब मिल करके राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा बना करके हम सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी जो नीतियां हैं, और प्लस ये जो पुरानी पेंशन बहाली का हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, रेगुलाइजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, तीसरा जो वैकेंट पोस्ट पड़ी उनको भरने का सवाल है, या जो आर्टिकल 311(2)(a)(b)(c) है, या इनकम टैक्स के रेंज बढ़ाने का सवाल है, इसको लेकर के हम राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा बना करके आंदोलन का निर्माण करेंगे। जैसे कई जगह ऐसा कि संविदा पे लोग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कर्मचारी में, शिक्षक में संविदा पे हैं, स्वास्थ्य विभाग में संविदा पे, उनके लिए ये नेतृत्व क्या करने जा रही है? कल ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि बिहार में 1885 प्राइमरी स्कूल क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। वो क्यों कर दिए? शायद बिल्डिंग नहीं होगी, बैठने की जगह नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है कि टीचर नहीं होंगे। तो ये इसका कोई इलाज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं क्यों नहीं भरी जा रही? ये जो संविदा की बात आपने की है ना, ये इस देश के यूथ को शोषण की भट्टी में झोंकने का काम है। जब उसके पास वेल क्वालिफिकेशन है, और 10 अप्रैल 2006 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला है कि जहां परमानेंट नेचर का काम होगा, परमानेंट कर्मचारी लगेंगे, और जो अब तक भर्तियां कर रखी हैं संविदा पर, एक मुश्त पॉलिसी बनाइए, उनको रेगुलाइज कर दीजिए, आगे से काम पक्का, कर्मचारी पक्के लगेंगे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट ने तो ये भी कहा समान काम समान वेतन, यानी कि जो एम्प्लॉइज रेगुलर है और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है संविदा वाला, जब काम बराबर वो कर रहे हैं तो वेतन में 3 गुना अंतर क्यों है? तो ये, लेकिन उसका भी धत्ता बताया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है संविदा पर, ये भ्रष्टाचार की जन्य, शोषण की पोषक ये नीतियां हैं, ठेकेदारी प्रथा, तो इसको समाप्त करने के लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और जो हम कंक्लूड करेंगे 16 तारीख को, इसको लेकर के भी कोई अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। मतलब कोई बहुमत के दम पे सुनवाई नहीं कर रही है, तो उनको किस प्रकार से हम अपनी आवाज़ को सुनाएं? जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चे में 500 से ज़्यादा संगठन थे, अलग अलग डिफरेंट विचारधारा के भी थे। तो सब ने मिल करके योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके आंदोलन किया